तुम्हारी हैसियत सिर्फ मेरे टुकड़ों पर पलने की है। 50 साल तक मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया ताकि तुम मेरे घर का काम कर सको, वरना तुम्हारी औकात तो मेरे घर की नौकरानी बनने की भी नहीं है। पति ने 50वीं सालगिरह पर पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाला, मगर अगले ही पल वकील ने जो वसीयत पढ़ी उसे सुनकर पति और बेटों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका बेटा विवेक और आज जो कहानी मैं आपके लिए लाया हूं वो हर उस घर का आईना है जहां एक औरत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया जाता है। यह कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी और आंखों से आंसू छलक आएंगे। शहर के सबसे आलीशान बैंकेट हॉल में आज सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक दीननाथ सिंघानिया और उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी की 85वीं शादी की सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा था। पूरा हॉल विदेशी फूलों से सजा था। शहर के बड़े बड़े जज, कलेक्टर और व्यापारी हाथों में महंगे तोहफे लिए खड़े थे। हर तरफ दीनानाथ जी की वाहवाही हो रही थी। अरे दीनानाथ जी, हम मान गए आपको। 50 साल तक गृहस्थी और इतना बड़ा व्यापार साथ साथ संभाला, आपकी सफलता की तो मिसाल दी जाती है, एक मेहमान ने जाम टकराते हुए कहा था। दीनानाथ ने अपना कॉलर ठीक किया और घमंड से मुस्कुराए। अरे भाई, ये सब मेरी मेहनत है। मैंने दिन रात एक करके इस साम्राज्य को खड़ा किया है, वरना जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरे पास था ही क्या। तभी एक कोने में एक साधारण सी सूती साड़ी पहने सफ़ेद बालों वाली सावित्री देवी चुपचाप खड़ी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वो अतिथियों के बीच खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उनके ही बेटे विक्रम और बहू शिखा मेहमानों के साथ हंस रहे थे, लेकिन किसी ने भी सावित्री जी को पानी तक के लिए नहीं पूछा। तभी स्टेज से अनाउंसमेंट हुई। अब हम दीनानाथ जी से निवेदन करेंगे कि वो स्टेज पर आएं और अपनी 50 साल की सफल यात्रा का राज बताएं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दीनानाथ स्टेज पर पहुंच चढ़ गए। उन्होंने माइक थाम लिया। सावित्री जी को लगा कि शायद अब दीनानाथ उन्हें स्टेज पर बुलाएंगे। 50 साल में उन्होंने हर सुख दुख में उनका साथ दिया था। जब दीनानाथ के पास साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, तब सावित्री ने अपने पिता के घर से मिले कंगन बेचकर उन्हें पहली दुकान खुलवा कर दी थी। जब फैक्ट्री में आग लगी थी, तब सावित्री ने लोगों के घरों में सिलाई करके घर का खर्च चलाया था। सावित्री जी उम्मीद भरी नज़रों से अपने पति को देख रही थी। उन्होंने अपना पल्लू ठीक किया ताकि स्टेज पर जाते वक्त वो अच्छी दिखे, लेकिन तभी माइक पर दीनानाथ की आवाज़ गूंजी। दोस्तों, मेरी सफलता का राज सिर्फ मेरी जिद और मेरा आत्मविश्वास है। लोग कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सब झूठ है। अगर मेरे पैरों में बेड़ियाँ न होती तो मैं आज इससे भी कहीं आगे होता। पूरा हॉल सन्न रह गया। सावित्री जी के कदम वहीं जम गए। वीरनाथ ने उंगली उठाकर सावित्री जी की तरफ इशारा किया। वो देखिए, वो है मेरी धर्मपत्नी, अनपढ़ गंवार, जिन्हें ये भी नहीं पता कि चेक पर साइन कैसे करते हैं। 50 साल 50 साल मैंने इन्हें सिर्फ एक बोझ की तरह ढोया है। न इन्हें ढंग से कपड़े पहनने का शऊर है, न बात करने की तमीज। अगर मैं ना होता तो ये आज किसी अनाथालय में रोटियां बेल रही होती। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। सावित्री जी का कलेजा छलनी हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस पति के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन होम कर दिया, आज वही पति भरी महफिल में उनकी इज्जत तार तार कर रहा था। उनका बड़ा बेटा विक्रम आया और हंसते हुए बोला, अरे पिताजी, सही तो कह रहे हैं आप। माँ तो बस घर की एक पुरानी कुर्सी की तरह है जो किसी काम की नहीं है, बस जगह घेरती हैं। अब तो हमें इन्हें रिटायर कर देना चाहिए। बहू शिखा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ डैडी, वैसे भी मुझे शर्म आती है जब मेरे किटी पार्टी के फ्रेंड्स माँ जी को देखते हैं। इतना पैसा है हमारे पास, लेकिन इनका रहन सहन देखिए, बिल्कुल नौकरानियों जैसा। ये शब्द सावित्री जी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या एक औरत का त्याग, उसका बलिदान, उसकी रात दिन की सेवा का कोई मोल नहीं होता? क्या अनपढ़ होना कोई गुनाह है? अगर आपको भी लगता है कि सावित्री देवी के साथ जो हो रहा है वो पाप है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। हम उन माताओं की आवाज़ उठाते हैं जिन्हें दुनिया खामोश कर देती है। कमेंट में माँ का सम्मान जरूर लिखें। अब दीनानाथ का अहंकार 7वें आसमान पर था। उसने जेब से एक लिफाफा निकाला और सबके सामने लहराते हुए कहा, आज अपनी 50वीं सालगिरह पर मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले रहा हूँ। मैं दीनानाथ सिंघानिया आज सावित्री को अपनी ज़िंदगी और अपनी जायदाद दोनों से आज़ाद करता हूँ। उसने वो लिफाफा सावित्री जी के मुंह पर दे मारा। ये लो तुम्हारे तलाक के कागजात, और सुनो, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने पास के एक वृद्धाश्रम में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। गाड़ी बाहर खड़ी है, अभी के अभी यहाँ से दफ़ा हो जाओ।
आज से ये करोड़ों का साम्राज्य सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का है। सावित्री जी ने कांपते हाथों से उन कागजों को देख रही थी। पूरा हॉल खामोश था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दीनानाथ सिंघानिया के खिलाफ बोल सके। सावित्री जी ने पहली बार अपनी नज़रें उठाई और अपने पति की आंखों में देखा। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी आग थी। वो माइक की तरफ बढ़ी। बेटा विक्रम चिल्लाया, अरे ओ अनपढ़ औरत, नीचे उतरो स्टेज से। क्या तमाशा करना चाहती हो? लेकिन सावित्री जी रुकी नहीं। उन्होंने माइक हाथ में लिया। उनकी आवाज़ में एक गजब की ठहराव था। दीनानाथ जी, सावित्री जी ने भारी आवाज़ में कहा, 50 साल पहले जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम एक टूटी हुई साइकिल पर चलते थे, याद है? तब तुमने मुझे वचन दिया था कि सुख हो या दुख हम साथ रहेंगे। मैंने तुम्हारा हर झूठ सहा, तुम्हारी हर गाली सुनी, ये सोचकर कि शायद एक दिन तुम्हें मेरी कद्र होगी। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि पैसा इंसान की नीयत बदल देता है। दीनानाथ जोर से हंसा। भाषण मत दो सावित्री, अपनी औकात देखो और निकलो यहाँ से। सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू में छिपी एक पुरानी चाबी निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। फिर उन्होंने गेट की तरफ इशारा किया। वहां से एक काले कोट में एक व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। वो शहर के सबसे बड़े वकील एडवोकेट देसाई थे। उनके हाथ में एक मोटी फाइल थी। वकील साहब को देखकर दीनानाथ के माथे पर पसीना आ गया। एडवोकेट देसाई दीनानाथ के पिता के स्वर्गीय रामेश्वर दयाल जी के बहुत पुराने मित्र और लीगल एडवाइजर थे। दीनानाथ हकलाते हुए बोले, अरे देसाई अंकल, आप यहाँ इस वक्त? एडवोकेट देसाई स्टेज पर चढ़े। उन्होंने माइक थामा और पूरे हॉल पर एक नज़र डाली। फिर उन्होंने जो कहा उसने वहां मौजूद हर शख्स के रोंगटे खड़े कर दिए। दीनानाथ वकील साहब ने कड़क आवाज में कहा, तुमने अभी कहा कि यह साम्राज्य, ये दौलत, ये सब तुम्हारी मेहनत है और सावित्री देवी का इसमें कोई योगदान नहीं है? हाँ बिल्कुल, दीनानाथ ने कड़क कर कहा। वकील साहब ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और फाइल खोली। तुम्हारे पिता स्वर्गीय रामेश्वर जी इंसान की परख करना बखूबी जानते थे। वो जानते थे कि उनका बेटा दीनानाथ पैसे की चकाचौंध में अंधा हो जाएगा। उन्हें डर था कि जिस दिन उनके हाथ से सत्ता जाएगी, तुम अपनी पत्नी को घर से निकाल दोगे। दीनानाथ का चेहरा पीला पड़ने लगा। आप आप क्या कहना चाहते हैं? वकील साहब ने एक वसीयतनामा निकाला और सबके सामने पढ़ना शुरू किया। ये वसीयत आज से 25 साल पहले लिखी गई थी। उसके अनुसार सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आलिशान बंगला और गांव की 300 एकड़ जमीन, इन सब की मालकिन दीनानाथ सिंघानिया नहीं बल्कि श्रीमती सावित्री देवी हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। सुई गिरने की भी आवाज़ सुनी जा सकती थी। दोस्तों, आगे जो हुआ वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं, आपका बेटा विवेक, आपसे 2 मिनट दिल की बात करना चाहता हूँ। ऐसी कहानियाँ जिनमें सच्चाई और दर्द छिपा होता है, उन्हें आप तक लाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं दिन रात शोध करता हूँ, लिखता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ ताकि समाज को आईना दिखा सकूं। मेरे घर में भी बूढ़े माता पिता हैं जिनकी दवाई और देखभाल का जिम्मा मेरे कंधों पर है। यूट्यूब से होने वाली आय कभी कभी पर्याप्त नहीं होती। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है, अगर आपको लगता है कि मैं एक नेक काम कर रहा हूं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर भेजकर या चैनल मेंबरशिप ज्वाइन बटन लेकर मेरी आर्थिक मदद करें। आपका छोटा सा योगदान मेरे और मेरे माता पिता के लिए बहुत बड़ा सहारा बनेगा। इससे मैं अपने इक्विपमेंट्स अपग्रेड कर सकूंगा और बेफिक्र होकर आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाता रहूंगा। कृपया अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। वापस कहानी पर आते हैं। वकील साहब के शब्दों ने जैसे बम फोड़ दिया था। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, वो चिल्लाया। वकील साहब ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, ये बिल्कुल सच है दीनानाथ। तुम्हारे पिता ने साफ लिखा है कि दीनानाथ को केवल कंपनी का केयर टेकर, देखभाल करने वाला नियुक्त किया जाता है। इसे महीने की तनख्वाह मिलेगी, लेकिन असली मालकिन, जिसके हस्ताक्षर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो सावित्री देवी हैं। और तो और वसीयत में भी ये लिखा है कि जिस दिन दीनानाथ सावित्री का अपमान करेगा, उसी दिन सावित्री देवी के पास ये अधिकार होगा कि वो दीनानाथ को बेदखल कर सके। बेटा विक्रम और बहू शिखा, जो अब तक सावित्री जी का मजाक उड़ा रहे थे, अब थर थर कांपने लगे। उनकी सारी अकड़ हवा हो गई। उन्हें समझ आ गया कि जिस पुरानी कुर्सी को वो फेंकना चाहते थे, असल में वो ही उस सिंहासन की मालिक हैं। सावित्री जी ने माइक उठाया। अब उनकी आंखों में बेबसी नहीं बल्कि स्वाभिमान था। उन्होंने दीनानाथ की तरफ देखा, जो अब पसीने से लथपथ होकर कांप रहा था। सुना तुमने दीनानाथ? सावित्री जी की आवाज गूंजी।
जिसे तुम अनपढ़ गंवार कहते थे। तुम्हारे पिता को उसी अनपढ़ बहू पर अपने एमबीए पास बेटे से ज़्यादा भरोसा था। वे जानते थे कि तुम दौलत बना सकते हो, लेकिन परिवार नहीं बचा सकते। विक्रम दौड़ कर आया और सावित्री जी के पैरों में गिर पड़ा। माँ, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बहक गया था। आप तो मेरी प्यारी माँ है ना, आप हमें घर से नहीं निकालेंगी ना। बहू शिखा भी घड़ियालू आंसू बहाने लगी। मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सावित्री जी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, दूर हटो। 50 साल मैंने तुम्हारी गलतियों को अपना समझकर माफ किया, लेकिन आज तुमने मेरा अपमान नहीं बल्कि एक माँ और एक पत्नी के वजूद का अपमान किया है। जो इंसान अपनी माँ को घर से निकाल सकता है, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। सावित्री जी ने वकील साहब की तरफ देखा और कहा, वकील साहब, मैं आज ही एक नया फैसला लेना चाहती हूँ। दीनानाथ गिड़गिड़ाने लगा। सावित्री, सावित्री, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सावित्री जी ने तख्ती से हंसते हुए कहा, इज्जत, इज्जत तो तुमने अपनी उसी वक्त खो दी थी जब तुमने अपनी अर्धांगनी को बोझ कहा था। अब मेरी बारी है। सावित्री जी ने ऐलान किया, आज से इस कंपनी का और इस घर का पूरा मैनेजमेंट मैं संभालूंगी। और दीनानाथ, विक्रम और शिखा, तुम तीनों इस घर में रह सकते हो, लेकिन मालिक बनकर नहीं, बल्कि मेहमान बनकर। और वो भी तब तक जब तक तुम तीनों को अपनी गलती का सच्चा एहसास नहीं हो जाता। जिस दिन मुझे लगा कि तुम सुधर गए हो, मैं सोचूंगी। फिलहाल दीनानाथ जी, आपकी तनख्वाह बंद की जाती है। अब से आपको घर के खर्च के लिए मुझसे पैसे मांगने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे 50 साल तक मैं तुमसे मांगती थी। पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जो मेहमान पहले दीनानाथ की तारीफ कर रहे थे, अब वो सावित्री देवी के साहस को सलाम ठोक रहे थे। दीनानाथ सर झुकाए खड़ा था। उसे समझ आ चुका था कि पैसा शक्ति में नहीं है, असली शक्ति संबंधों और विश्वास में होती है, जिसे वो हमेशा के लिए खो चुका था। उस रात आलीशान बेडरूम में सावित्री देवी सोई और दीनानाथ को गेस्ट रूम के सोफे पर नींद नहीं आई। उसे हर पल वो शब्द कचोट रहे थे, बोझ, अनपढ़, गंवार। आज वही अनपढ़ औरत उसकी किस्मत की विधाता बन चुकी थी। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, खासकर उस औरत को जो आपकी खातिर अपना सब कुछ त्याग देती है। पत्नी और माँ घर की नींव होती हैं। अगर वो हिल गई तो बड़ी से बड़ी इमारत, परिवार भरभरा कर गिर जाती है। कर्म का पहिया घूमता जरूर है, और जब यह घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपकी आंखों से पर्दा हटाया होगा। सावित्री देवी ने जो किया, क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे प्यारे समर्थकों, जिन्होंने चैनल मेंबरशिप ली है या सुपर थैंक्स भेजा है, मैं दिल से आपका आभारी हूँ। आप ही मेरी ताकत है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं? पहला, बेटे ने माँ को वृद्धाश्रम भेजा और फिर जो हुआ। दूसरा, दहेज के लालची ससुराल वालों का अंजाम। अपने सुझाव मेंबर्स ओनली कमेंट्स में लिखें या सुपर चैट के जरिए बताएं। मैं अपने मेंबर्स की फरमाइश सबसे पहली पूरी करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।